औद्योगिकरण का युग। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद भाप से चलते इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और एक ऐसी दुनिया जो मानो रातों रात बदल गई हो, है ना? पर क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जैसी हमें हमेशा से बताई गई है? जरा 20वीं सदी की शुरुआत की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक है सदी का उदय। इसमें देखिए प्रगति की देवी हमें एक नए सुनहरे भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं दो जादूगर। यहां दिखाया गया है कि एक आधुनिक मैकेनिक, अरे वो तो अलादीन के चिराग से भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, मशीनें आईं और दुनिया में जादू हो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? क्या ये पूरी कहानी है? तो चलिए इसी धारणा को जरा कुरेद कर देखते हैं। क्या ये वाकई एक नई सदी का कोई चमत्कारी उदय था, या कहानी में कुछ और भी पढ़ते हैं? अक्सर जब हम सोचते हैं तो औद्योगिकरण का मतलब लगता है अचानक से हर तरफ फैक्ट्रियां खुल गईं और बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगीं। यहां तक कि इतिहास की किताबों में भी कहानी ज्यादातर इन्हीं फैक्ट्रियों के गेट से ही तो शुरू होती है। तो फिर चलिए समझते हैं कारखाने से पहले के उद्योग को, उस छिपी हुई व्यवस्था को समझते हैं जो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले से मौजूद थी। इतिहासकार इस दौर को एक नाम देते हैं, आदि औद्योगिकरण, या अंग्रेजी में कहें तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक ऐसा समय था जब इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर सामान तो बन रहा था, लेकिन ये काम किसी फैक्ट्री में नहीं होता था, बल्कि ये गांव में फैले कारीगरों के एक पूरे नेटवर्क पर टिका था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, एक व्यापारी होता था जो ऊन खरीदता था, फिर वो उससे कताई के लिए गांव-गांव में कारीगरों तक पहुंचाता। जब धागा तैयार हो जाता तो उसे इकट्ठा करके बुनकरों को दिया जाता, और आखिर में जब कपड़ा तैयार होता तो उसे लंदन जैसे किसी बड़े शहर में फिनिशिंग के लिए ले जाया जाता था। और ये सिर्फ कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, ये तो इन जैसे असली परिवारों की कहानी थी। ये लोग अपने घरों में काम करते थे ताकि खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती है उसमें कुछ और जुड़ सकें। पूरा का पूरा परिवार इस काम में लगा होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कपास का एक नया दौर शुरू हुआ और इसी के साथ हुई फैक्ट्री की एंट्री। ब्रिटेन में कच्चे कपास का इंपोर्ट मतलब आयात मानो आसमान छू रहा था। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए, 1760 में यह था 25 लाख पाउंड, और सिर्फ 27 साल बाद 1787 तक यह बढ़कर हो गया 2.2 करोड़ पाउंड। सोचिए, अब इतनी भारी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन के नए तरीके तो चाहिए ही थे। और बस यही से कहानी में आई ये बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स। ये विशाल सेंट्रलाइज्ड मिलें इंडस्ट्रियल चेंज का एक चमकता हुआ पावरफुल सिंबल बन गई। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक पहेली है, अगर ये फैक्ट्रियां इतनी कमाल की थीं तो फिर बदलाव की रफ्तार इतनी धीमी क्यों थी? यह समझना बहुत जरूरी है कि इन फैक्ट्रियों का असर उतना ज्यादा क्यों नहीं था जितना हम सोचते हैं। अब ये आंकड़ा सुनिए, शायद यकीन न हो, 19वीं सदी के आखिर तक टोटल वर्कफोर्स का 20% से भी कम हिस्सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज में काम करता था। जी हाँ, सही सुना, 20% से भी कम। यहां तक कि उस दौर की सबसे फेमस टेक्नोलॉजी यानी स्टीम इंजन, उसे भी बहुत धीरे धीरे अपनाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। सिर्फ 321। ये उस तेज रफ्तार क्रांति वाली इमेज से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता, है ना? तो एक तरफ है मिथक, एक तेज मशीनों से चलने वाली क्रांति, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक बहुत धीमी उबड़-खाबड़ प्रक्रिया जिसमें पुराने पारंपरिक उद्योग अब भी बहुत जरूरी बने हुए थे। अब सवाल उठता है कि रफ्तार धीमी क्यों थी? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी और अक्सर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वहीं जो पारंपरिक उद्योग थे वो बिना बड़ी मशीनों के ही छोटे-मोटे सुधार करके आगे बढ़ रहे थे। और हाँ, कपड़ा उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अब भी घरों से ही आ रहा था। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला एंगल है। असली वजह समझने के लिए हमें मशीनों से नजर हटानी होगी और लोगों पर ध्यान देना होगा। यहीं छिपा है इस दौर का ह्यूमन एलिमेंट। विक्टोरियन ब्रिटेन में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान, मजदूर सब काम की तलाश में झुंड के झुंड शहरों की तरफ आ रहे थे। इसका सीधा सा मतलब था कि मजदूरी बहुत कम थी, और जब सस्ते में मजदूर मिल रहे हों तो कोई महंगी मशीनों पर पैसा क्यों लगाएगा? विल थॉर्न की ये कहानी उस दौर की सच्चाई को बयां करती है।
उन्होंने 1881 में लिखा था, मैं हमेशा से लंदन जाना चाहता था। 2 दोस्तों के साथ मैंने पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि हमें कोई काम मिल जाएगा। लेकिन तीसरे दिन ही हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। ये उन हजारों लाखों लोगों की कहानी थी जो बस काम की तलाश में भटक रहे थे। एक और बड़ी वजह थी, कई इंडस्ट्रीज में काम सीजनल होता था, मतलब साल के कुछ महीने ही काम होता था, जैसे शराब की भट्टियों में या फिर क्रिसमस के टाइम पर किताबों की बाइंडिंग का काम। इसके अलावा मार्केट में खास तरह की चीजों की डिमांड थी, जैसे 500 अलग अलग तरह के हथौड़े। ये काम मशीनें नहीं कर सकती थीं, इसके लिए तो हुनरमंद हाथ ही चाहिए थे। और एक कल्चरल एंगल भी था। उस जमाने के जो अमीर लोग थे, विक्टोरियन एलीट, उनके लिए हाथ से बनी चीजें स्टेटस सिंबल थीं। वो मशीनों से बने एक जैसे सामानों को नहीं, बल्कि हाथ की बारीक कारीगरी वाली चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। तो कुल मिला के बात यह है कि 19वीं सदी के बीच का एक आम वर्कर कोई मशीन चलाने वाला ऑपरेटर नहीं था। वो तो एक पारंपरिक कारीगर था, एक मजदूर था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हम टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में इतने खोए हुए हैं कि हम इतिहास के सिर्फ उन हिस्सों को याद रखते हैं जो हमें पसंद है और बाकी की पूरी तस्वीर को भूल जाते हैं?